शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली का दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात की है नायब सिंह सैनी ने, ये बड़ी जानकारी है। पीएम आवास पर नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है, तो एक खबर हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद ये पहली मुलाकात पीएम मोदी की नायब सिंह सैनी से, और नायब सैनी ने पीएम आवास पर जाकर मुलाकात की है। चुनाव नतीजों और आने वाली रणनीति पर, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है उसको लेकर चर्चा पीएम मोदी से नायब सिंह सैनी ने की। आपको बताया कि कल हुए चुनाव नतीजों के बाद जो चुनाव नतीजे आए उसमें 48 सीटों पर बीजेपी, और उसके बाद उनको मालूम नहीं था। शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। जेजेपी इतनी बुरी तरह क्यों पिट गई, क्या वजह रही? क्षेत्रीय पार्टियां चल नहीं पाई चुनाव में। है जी, क्षेत्रीय पार्टियां क्यों पिट गई चुनाव में? इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब निपट गई चुनाव में। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे। और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहें तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। देखिए, उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए। ये पार्लियामेंट की वोट तय सिक्योरिटी आप लोग थोड़ा काम करने का तरीका सीखो। हाँ, महिलाओं को ऐसे धक्का मार रहे हैं आप लोग। चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने, दिल्ली में उनकी मौजूदगी है, और दिल्ली में पीएम आवास पर उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। चुनाव नतीजे क्या रहे कल के? 48 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस को 37 पर संतोष करना पड़ा। बड़ी जीत, और न केवल ये एक बड़ी जीत है बल्कि आने वाले समय के लिए बीजेपी के लिए और बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही कई सारी चुनौतियां भी हैं। ये जीत केवल संतुष्टि या फिर उत्साह लेकर नहीं आई है, बल्कि कई सारी जिम्मेदारियां और कई सारी चुनौतियां भी लेकर आती है। जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारियां, उतनी बड़ी चुनौती। तो देखिए आगे की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर चर्चा की गई है। तो कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी दिल्ली में है, तो ऐसे में ये जानकारी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, ये नायब सिंह सैनी ने कहा। अभी आपने सुना नायब सिंह सैनी को, उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने भ्रष्ट पार्टी बताया। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी, आम आदमी पार्टी महाभ्रष्ट है। तो देखिए, कांग्रेस भ्रष्ट तो आम आदमी पार्टी महाभ्रष्ट। तो दिल्ली में मौजूदगी है नायब सिंह सैनी की, और दिल्ली में मौजूदगी दर्ज करवाते हुए ये बयान देते हुए नजर आए हैं नायब सिंह सैनी। और ये आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। क्या हलचल चल रही है, किस प्रकार की हलचल है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, सब आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, चुनाव ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद की भी तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है, दिखा भी रहा है। नायब सिंह सैनी की मौजूदगी है, उनके बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लगातार उन्हें बुके मिल रहे हैं, बधाई के पुष्पगुच्छ मिल रहे हैं। और बधाई तो जाहिर है, क्योंकि ये चुनाव भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा गया, तो बतौर सीएम उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी।
फोन लाइन पर दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, फिलहाल किस प्रकार की हलचल इसे समझी जाए? प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा रही? बात करें तो प्रधानमंत्री से जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह ने मुलाकात करी है। हरियाणा में सबसे पहले तो जो पूर्ण बहुमत मिला है उसको लेकर के चर्चा की गई है। हरियाणा के जो तमाम समीकरण है उसको लेकर के चर्चा की गई है। हरियाणा के जो आने वाले समय में जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा की गई है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है कि 12 तारीख को दशहरे के दिन जो है शपथ ग्रहण होगा चंडीगढ़ में, इसको लेकर के चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री से भी नायब सिंह ने कहा है कि वो आए प्रधानमंत्री, इस दौरान वहां पर उनको निमंत्रण भी दिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल पे जो नाम है उनको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई है। जी दीपक, क्योंकि जितनी बड़ी जीत होती है, जितनी बड़ी जीत का आंकड़ा होता है, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी होती हैं। देखिए, विपक्ष में फिर से कांग्रेस है, लेकिन मुद्दे इस बार जो हमने देखे उन्हें आगे भी बढ़ाने का प्रयास जो है वो विपक्षी दल करेंगे। ऐसे में किस तरीके से उनसे निपटना है, किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है आने वाले समय के लिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, तमाम चुनौतियां जरूर हैं क्योंकि कई मंत्री हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो मंत्री थे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन ऐसे में जो जीत करके आए हैं पूर्ण बहुमत का, तब उनके नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है कि कौन कौन से रहेंगे मंत्रिमंडल में। और ऐसे में 100 दिन का पहले एक टारगेट लेके चलना है कि जो वादे किए हैं, ताकि और राज्यों में भी उसका संदेश जा सके। क्योंकि न केवल यहाँ, इसके बाद महाराष्ट्र के भी चुनाव होने हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से आगे बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर के चुनाव है, झारखंड की है, दिल्ली में भी जनवरी में विधानसभा के महाराष्ट्र में भी चुनाव है। दीपक जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और हरियाणा से सटा दिल्ली भी है जनवरी में, जहां चुनाव होने हैं। और हरियाणा का बड़ा इम्पैक्ट वहां पर पड़ेगा क्योंकि दिल्ली का बहुत बड़ा ऐसा इलाका है, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगता है। तो एक 100 दिन का टारगेट रखा जाएगा। इस 100 दिन के टारगेट में हरियाणा को बड़ा उपलब्धियां दी जाएंगी। जो वादे किए गए थे, जिस तरीके से बात की जाए 2100 रुपए की जो बात की गई है महिलाओं को देने की, हर महीने 18 साल से 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये महीना देने की जो बात की गई है, 300 यूनिट बिजली की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है, ये तमाम बातें भी दी जाए। 500 यानी पहले 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया। जी बिल्कुल, पहले 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया है, प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि एक अच्छा काम हो जो आपकी सरकार बने, वो 100 दिन का रोड मैप भी उसके साथ हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है इनको आने वाले समय में। क्योंकि इन 3 महीनों की बात करें, अक्टूबर चल रहे हैं और अगले जब 3 महीने इनके पूरे होंगे तो उस समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तैयारियां होंगी। तो उसको लेकर के भी यहाँ पर अगर बात करें, एक संदेश जाए कि हरियाणा में कैसे बेहतर करे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के भी चर्चा जरूर, प्लानिंग अब जो है भाजपा करेगी, ताकि जो हरियाणा से जो संदेश जाए वो पूरे देश में जाए कि जो वादे और दावे। अच्छा दीपक, आपने बताया शुरुआती चर्चा में कि कुछ मंत्रिमंडल में कौन शामिल रहेगा, कैबिनेट में कौन शामिल रहेगा, उनको लेकर भी दोनों के बीच में चर्चा बताई जा रही है। कुछ नाम भी सामने आए हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के सामने रखा गया है। हम बात करें तो कृष्ण पवार का नाम रखा गया। कृष्ण पवार जो कि अगर बात करें तो इसराना से जीत करके आए हैं। पहले भी हरियाणा की अगर बात करें वो परिवहन मंत्री रह चुके हैं, उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई है। ऐसे बड़े नामों को लेकर के चर्चा की गई है, जिसमें विपुल गोयल के नाम को लेकर के भी चर्चा रखी गई। अभी ये नाम रखे गए हैं कि कौन कौन से मजबूत नाम है, जिनमें कृष्ण पवार की बात की जाए, विपुल गोयल की बात की जाए, मूलचंद शर्मा की बात की जाए, महिपाल ढांडा की बात की जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इन्होंने हरविंदर कल्याण की बात करें, क्योंकि जीटी करनाल रोड से करनाल में, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री रहे थे मनोहर लाल जो कि अब केंद्र मंत्री हैं, अब नायब सिंह भी अब लाडवा चले गए हैं, तो करनाल को हरविंदर कल्याण को मौका दिया जाए। ऐसे अलग अलग नामों को लेकर चर्चा की गई है। अनिल विज को एक बड़ा संदेश, दमदार मंत्रालय दिया जाए, डिप्टी सीएम पर उनको पद दिया जाए, इसको लेकर के भाजपा प्लानिंग कर रही है। महिलाओं में अगर बात की जाए तो शक्ति रानी शर्मा का नाम है, श्रुति चौधरी का नाम है, इनमें से किसको मौका दिया जाए? क्योंकि श्रुति चौधरी जो है वो अगर बात की जाए तो किरण चौधरी की बेटी हैं, पूर्व में सांसद रही हैं। इसी के साथ साथ शक्ति रानी शर्मा की बात की जाए तो एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, कालका से विधायक है, सांसद कार्तिकेय शर्मा की माता है। इसी के साथ साथ एक नाम और भी रखा गया, हालांकि वो राव इंद्रजीत पैरवी कर रहे हैं अपनी बेटी को लेकर के, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो तमाम नामों को लेकर के चर्चा है। लेकिन ये नाम अभी फाइनल नहीं है, इन नामों पर अभी पार्टी चर्चा करेगी और पार्टी की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री से एक उनकी रिकमेंडेशन नामों को लेकर के चर्चा की गई है। जी दीपक, क्योंकि हमने देखा कि जो मुद्दे थे बीजेपी के, चाहे वो मोदी की गारंटी की बात हो या फिर किसी अन्य मुद्दों की बात हो, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास क्योंकि अपने
कथन को लेकर बीजेपी ने दिलाया है लोगों के बीच में। एंटी इनकम्पेंसी को भी प्रो इनकम्पेंसी में अगर तब्दील किया तो वो लोगों का विश्वास रहा, लोगों का भरोसा रहा। मोदी की गारंटी को किस तरीके से धरातल पर उतारना है, क्या इसको लेकर भी चर्चा की गई है। घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी पूरा करना होगा, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती बीजेपी के आगे होगी। जी बिल्कुल, घोषणा पत्र के मुद्दों को पूरा करना ये बीजेपी के पास बड़ी चुनौती है। बड़े वादे, बड़े दावे किए गए हैं और उन जो गारंटियां दी गई थी 20 के करीब अगर संकल्प लिए गए थे भाजपा की तरफ से, अब उनको पूरा करना है और उनको पूरा करके दिखाना है कि भाजपा ने जो कहा वो करना है। ये 100 दिन के टारगेट में रहेगा, ये 100 दिन की प्लानिंग में रहेगा और शुरुआत में ही कैबिनेट की बैठक में इन पर निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आगामी, क्योंकि हमने बात करी जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी संदेश जाए कि भाजपा ने जो वादे किए थे उसको पूरा करा या नहीं, ये एक संदेश दिया जाए। क्योंकि हरियाणा में चुनावों में भाजपा ने हिमाचल का उदाहरण दिया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने वादे पूरे नहीं करे, लोगों की तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, खुद मुख्यमंत्री तक की तनख्वाह के पैसे नहीं है। ये संदेश जब वो हिमाचल कांग्रेस पे निशाना साध रहे थे तो आने वाले समय में हरियाणा में भाजपा को लेकर ऐसा ना हो, तो जो भाजपा ने वादे किए हैं उसे पूरा किया जाए। दिल्ली, महाराष्ट्र में भी संदेश दिया जाए। ऐसी तमाम रणनीतियों को लेकर के भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है, जिन्हें भाजपा पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल के बाद 100 दिनों का टारगेट रखेगी। जी ठीक है दीपक, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए कई सारी बड़ी चुनौतियां हैं। घोषणा पत्र में किए गए वादों को किस कदर पूरा करना है, पहले के 100 दिन मजबूत होने चाहिए, कड़े संदेश देने चाहिए। इसी दिशा में इन 100 दिनों को रखा जाए ताकि आने वाले जो बाकी राज्यों के चुनाव हैं उसमें भी एक संदेश जाए या फिर उसमें भी एक एग्जाम्पल सेट कर पाए हरियाणा और हरियाणा में मौजूदा सरकार के कार्यकाल का। तो देखिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती रहने वाली है और आपको बताएं कि जितना बड़ा आंकड़ा, जितनी बड़ी जीत, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी की हो जाती है। ऐतिहासिक जीत है बीजेपी की और ऐसे में कुछ ऐतिहासिक फैसले, कुछ ऐसे फैसले जो सीधा जनता तक पहुंचे और उनका लाभ जो है वो जनता तक पहुंचे। पीएम की गारंटी हो, मोदी की गारंटी हो या फिर बीजेपी का घोषणा पत्र हो या फिर जो पहले से चली आ रही योजनाएं हों, उनका सुचारू रहना या फिर उनका संचालन होना, ये तमाम वो पहलू रहे। और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, उनके नामों पर भी यहाँ पर मुख्य तौर पर चर्चा रही। तो देखिए पीएम मोदी से कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने मुलाकात की है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा। नाराजगी होने के बावजूद, सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद यहाँ पर पहले से कई ज़्यादा सीटें और मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन बीजेपी ने किया। कई सारे फैक्टर्स रहे, कई सारे कारण रहे जो कांग्रेस मुद्दे उठाने के बावजूद भी पीछे रही और बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दों से कई हद तक लाभ मिला, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, पूरा नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन अब बारी है इसके बाद की गतिविधियों की। इसके बाद क्या, इसके बाद जो तो देखिए हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक हुई है। दलाल दामाद का आपने जिक्र सुना होगा, टर्म सुना होगा। बीते कई दिनों से जब हमने देखा कि तमाम चुनावी कार्यक्रम हरियाणा में चल रहे थे, बिना खर्चे पर्चे के नौकरी देना ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखिए बीजेपी राज्य में गिनवाती है अपनी बड़ी उपलब्धियों में बिना खर्चे पर्चे की नौकरी। और इसके आधार पर कई जगहों पर हमने देखा कि चुनावी कार्यक्रमों में बिना खर्चे पर्चे की नौकरी देने का नाम भी लिया गया। ये एक बड़े जीत का फैक्टर रहा। और बीजेपी के जीत के फैक्टर्स क्या रहे वो भी जान लेते हैं। ग्रामीण इलाकों पर फोकस बीजेपी ने किया, आगे भी इन पर फोकस रहे, ये भी एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन गई है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह इस बार बीजेपी को एक बड़ा प्रॉफिट दे गई, बड़ा लाभ दे गई, बड़ा फायदा दे गई नंबर्स के गेम में, ये कहना गलत नहीं होगा। तीसरा बड़ा फैक्टर जो बीजेपी का रहा कि 36 बिरादरी और दलित वोटरों पर फोकस बीजेपी का रहा। देखिए पहले जो चुनाव हुए उसमें खास तौर पर जाट या फिर जो वहाँ की प्रभावशाली वोट बैंक रहा राज्य में या फिर राजनीति में, राज्य की राजनीति में, उस पर खास तौर पर हर दल का फोकस हुआ करता था। बीजेपी का भी यही रहता था। लेकिन इस बार हमने देखा कि जाट और वर्सेस गैर जाट का एक समीकरण बैठाने की कोशिश
यहाँ पर बीजेपी ने की और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी बीजेपी को राज्य में मिला, प्रदेश में मिला। तो ये कुछ प्रमुख फैक्टर्स रहे जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होगा। मौजूद की है और अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, कुछ चेहरों को लेकर भी चर्चा की गई।